फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर के इस यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग इस क्लास में मैथ के 5 अंकीय प्रश्न को देखेंगे, यानी कि आपके दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे और उसको सॉल्व करके आपको हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बिल्कुल पूछे जाएंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लॉन्ग टाइप के, जिसमें से कोई 4 बनाना होगा। तो यहाँ पे हम आपको 4 क्वेश्चन बताने वाले हैं। बिल्कुल यहाँ से आपको चारों क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा और बस यही चारों को आप बना दीजिएगा और बिल्कुल आसानी से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि इससे क्या हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन में कहा गया एक मीनार के पाद बिंदु से, ये आपके हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। मीनार के पाद बिंदु से एक ही दिशा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु है, जिससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण का आपस में पूरक है। तो सिद्ध करके हमें बताना है, साबित करके दिखलाना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। कितनी होगी? साबित करके दिखलाना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। अब यहाँ पे क्या करना है, आप पेंसिल की सहायता से क्या कीजिएगा, आप इसका डायग्राम बना लीजिएगा पेंसिल की सहायता से। पेंसिल बिल्कुल आप ज्योमेट्री बॉक्स तो एग्जाम में अलाउ नहीं होता, लेकिन उसके जो सामान होते हैं जैसे प्रकार पेंसिल, इसे अलाउ होता है। अब क्या कीजिए, एक डायग्राम बना लेते हैं। एक नॉर्मली एक मौखिक डायग्राम बनाएंगे, यानी कि इसमें नाप तोल के हम लोग डायग्राम नहीं बनाएंगे। यह रहा आपका आधार, ठीक है, ये रहा आपका आधार, और यहाँ से कर दीजिए एक शीर्षलंब, यानी कि ये कर दीजिए मीनार। ये रहा आपका मीनार, ठीक है। अब मीनार की ऊंचाई हमें साबित करनी है। मान लेते हैं कि आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका मीनार है। अब मीनार के एक ही बिंदु से देखिए, मीनार की एक ही दिशा में 4 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, 9 मीटर की दूरी बिंदु है। मान लेते हैं मीनार से 4 मीटर की दूरी पे होगी। कितनी मीटर की दूरी पे होगी? 4 मीटर की दूरी पे। ये हो जाएगी 9 मीटर की दूरी पे, क्योंकि जो दूर होगा वो 9 होगा। अब दोनों को मिला दीजिए मीनार के शिखर से। तुम्हारा बोला गया मीनार के शिखर से उन्नयन कोण बोला गया। मिला दीजिए यहाँ से, फिर हम लोग यहाँ मिला देंगे। लगे उन्नयन कोण जो है ना वो पूरक है। अब ध्यान से यहाँ देखिएगा, तो ये 4 मीटर है और टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 9 मीटर। तो आप ऐसे कर दीजिए 9 मीटर, एरो लगा दीजिए ऐसे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 9 मीटर। ए बी इसको कर दीजिए सी, इसको कर दीजिए डी। कोई दिक्कत? या आप इसको 5 भी लिख सकते हैं, बात आपका वही जाएगा। ये 90 डिग्री होगा, चूंकि मीनार हमेशा 90 डिग्री का कोण बना के खड़ी होती है। अब कोण की बात कीजिएगा तो कोण बोला गया एक दूसरे का पूरक है। तो यहाँ पे अगर थीटा लेते हैं, कितना लेते हैं आपका? थीटा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। चूंकि पूरक होता है वो कोण जिन दो कोणों को आपस में जोड़ेंगे तो 90 आएगा। अगर हम आपको बता दें कि एक कोण आपका 30 डिग्री है, कितना? 30 है, तो उसका पूरक कितना होगा? तो आप कहिएगा तुरंत 60 डिग्री। मतलब आपने क्या किया, टोटल में से 30 को घटा दिया। वही बात यहाँ कर दिए। पहला कोण अगर हम थीटा मानते हैं तो दूसरा कोण कितना होगा? 90 माइनस थीटा। चूंकि यहाँ पे पूरा कंसेप्ट के साथ आपको बताएंगे, ताकि जिनको नहीं आता हो, यहाँ से अभी भी समय है 2-4-5 दिनों की। इस समय में भी आप बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं, चूंकि एग्जाम में आपके रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे मानने का काम करेंगे हम लोग। जो यहाँ पे लिखे हैं ए बी लिखे हैं मीनार, इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं हम एच मीटर। कितना मान लेते हैं? एच मीटर, ऐसा मानते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग हल कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, मैथमेटिक्स में नीचे में आपका उत्तर आता है, ऊपर से हम लोग हल करते हैं। हल किए और यहाँ पे मानते हैं। क्या मानते हैं? तो देखिएगा ध्यान से, मानते हैं यहाँ पे इस तरह से, माना कि ए बी एक मीनार है। ए बी एक क्या है? मीनार है, जिसकी ऊंचाई 5 नंबर वाले में दिखेगा ये, जिसकी ऊंचाई बराबर एच मीटर। ऐसा हमने मान लिया। पूरा समझिएगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन यहाँ पे हम बताएंगे। पहले भी आपको बता दें 4 क्वेश्चन बताएंगे, बस यही आपका एग्जाम में आएगा ही। ऐसा मान लिया। फिर आपको कह सकते हैं कि पी जो है, सी जो है वो पहली बिंदु है मीनार से, और डी जो है वो मीनार से दूसरी बिंदु है, जो क्रमशः 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। कोण भी लिख दिए हैं पूरा एक दूसरे का। तथा मान सकते हैं कि पहला कोण कितना है आपका? पहला कोण आपका थीटा डिग्री है। तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा आपका? इसीलिए आपका दूसरा कोण कितना होगा? तो दूसरा जो कोण होगा वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कितना होगा आपका? 90 माइनस थीटा। चूंकि कोण समकोण बोला गया, कोई यहाँ पर 30-45 नहीं कहा गया। इसीलिए देखिए यहाँ पे आपको 2 समकोण त्रिभुज दिखेंगे। एक ये वाले समकोण त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी, जो छोटा त्रिभुज कहलाएगा, और एक समकोण त्रिभुज आपका बड़ा कहलाएगा। जब इसको हम ढक देंगे ना, यहाँ पे देखिए इसको हम अगर ढक दिए तो एक समकोण त्रिभुज आपका ए बी डी दिख रहा होगा, ए बी और डी।
तो बारी बारी से लेते हैं हम लोग। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी तात्पर्य ए बी सी छोटा वाला। अब मालूम है आपको लंब, मालूम है आपको आधार। तो लंब और आधार, चूंकि देखिए कोण के सामने वाला लंब होता है, नीचे वाला आपका आधार। तो लंब और आधार जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका टेन का। किसका होता है? टेन का होता है। तो इसीलिए लिख सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए टेन एंगल कितना है तो थीटा डिग्री है, तो थीटा लंब कितना एच है, आधार कितना आपका 4। इसके आगे ये बनेगा ही नहीं, चूंकि यहाँ पर कोई एंगल मालूम होता फिर मान रखते फिर गुना का नहीं गुना करते, ऐसा तो यहाँ पे है नहीं। इसको इसी को कर लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। फिर बात करेंगे हम, तो क्या बात करने वाले हैं फिर पूरा त्रिभुज में, यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज जिसका नाम होगा ए बी और डी। मान लेते हैं कि बिंदु सी है ही नहीं, तो त्रिभुज हो जाएगा ए बी डी में। इसमें ए बी डी में तो ये आपका लंब का लाएगा, ए बी का भी, इसका भी लंब यही होगा। और इसके लिए जो आधार बात करेंगे ना टोटल के लिए, वो आधार कितना है? 9 है। यानी कि बी से लेकर डी तक की जो दूरी है वो कितनी है? 9 है। तो यहाँ भी, यहाँ पे कौन बन रहा है? तो ये आपका लंब का लगा, पूरा का लगा आपका आधार। तो लंब आधार किसका फॉर्मूला होता है? टेन का होता है। टेन, यहाँ पे एंगल कितना है? तो एंगल आपका 90 माइनस थीटा, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, 90 माइनस थीटा है, तो टेन थीटा हो गया। ठीक है। और लंब बटा आधार, तो लंब कितना एच है, आधार कितना आपका 9 है। अब यहाँ से देखिए, इसको क्वेश्चन नंबर 2 ना करके एक फार्मूला यहाँ पे लागू होता है टेन 90 माइनस थीटा का। तो इसका फार्मूला जो होता है टेन 90 माइनस थीटा का, वो होता है आपका कॉट थीटा का, होता है आपका कॉट और थीटा। तो देखिए टेन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉट थीटा, तो कॉट और थीटा का वैल्यू कितना? थीटा खुद है, इक्वल कितना होगा आपका h/9। इक्वेशन में कर लीजिए इसको सेकेंड। आप क्या कीजिए, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 गुना समीकरण 2। पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। अभी भी टाइम है, समय है, आप बिल्कुल आसानी से इसको सीख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो समीकरण 1 में देखिए तो बराबर के पहले क्या? तो टेन थीटा है। और समीकरण 2 में बराबर के पहले क्या? कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा कर दीजिए। समीकरण 1 में बराबर के बाद क्या है? तो h/4 है, तो h/4 कर दीजिए। इधर क्या है आपका? तो h/9 है, तो h/9 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लागू होता है, टेन थीटा इंटू में यानी कि गुना में कॉट थीटा का होता है आपका 1 होता है। फॉर्मूला होता है ये, टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा इक्वल 1 होता है। यहाँ ऊपर, यहाँ सॉरी 1 मिनट, एच होगा, है ना, एच है। गुना ऊपर ऊपर गुना कीजिएगा, गुना कहीं नहीं गुना है, तो एच को ऐसे गुना कीजिए, एच स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा 4 में कितना होता है? तो 36 होता है। इसके बाद क्वेश्चन है 1, तो गुना का नहीं गुना कर लीजिए। तो एच स्क्वायर बराबर, एच स्क्वायर को 1 से गुना कर देंगे, 36 हो जाएगा। तो h बराबर कितना होगा आपका? √36। कितना होगा आपका? √36। तो आपका h का वैल्यू कितना निकल के आएगा? वो आ जाएगा आपका प्लस माइनस में 6। कितना? प्लस माइनस में 6। लेकिन माइनस में तो मीनार की ऊंचाई होगी नहीं, कभी भी होगी तो किस में होगी? प्लस में होगी। इसीलिए हम यहाँ फाइनली कर देंगे। इसीलिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई वाला कितना? जो जाएगा 6 मीटर। कितना? 6 मीटर। और यहाँ पे आंसर नहीं लिखेंगे, प्रूव्ड लिखेंगे। क्यों प्रूव्ड लिखेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में आपको 6 मीटर मीनार की ऊंचाई साबित करके दिखलानी है। देखिए साबित करना 6 मीटर दिया हुआ था, अगर 6 मीटर नहीं दिया होता फिर यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले थे? आंसर करने वाले थे। यह होगा आपका 6 मीटर, इसलिए मीनार की ऊंचाई करने के लिए 6 मीटर प्रूव्ड हो गया। जो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे इसका पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करा देंगे। हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट कीजिएगा, आपको ये जो है इसका पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। जो अब तक नहीं जानते होंगे किस माध्यम से पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती है। क्वेश्चन क्लियर है ये वाला, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वो भी आपके सामने होगा। क्वेश्चन दूसरा नंबर कहा गया, सिद्ध करे कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करें, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज यहाँ ही बना लेते हैं। तो ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, ये रहा आपका कौन सा त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज रहा ये। तो देखिए ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये रहा आपका, हम पिछले क्लास में भी आपको बताया है पूरा परिमेय, पाइथागोरस परिमेय, थेल्स का विलोम, ये सब परिमेय हम बता चुके हैं। उसका स्पेशल हम क्लास सब परिमेय का कराए हैं। तो जो अब तक नहीं देखे होंगे उसका प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको इसमें लिंक भी डाल देंगे ताकि आप पूरा परिमेय देख लीजिएगा। ठीक है, साबित करना ए या आपका बी या आपका सी। आप क्या कीजिएगा, बी से आप एक लंब डाल दीजिएगा ऐसे, इसका नाम रख दीजिएगा डी। क्या रख दीजिएगा? डी। और लंब जो भी होता है वो 90 डिग्री का कोण आता है, सबको पता।
हमें साबित क्या करना है, कर्ण का जो स्क्वायर होगा अन्य दो भुजाएं जो बच जाएगी उसके वर्गों के योग के बराबर होगा। चलिए यहाँ से भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ ये मान लेते हैं, ऐसा माना कि, क्या मानते हैं, माना कि ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, एक समकोण, कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। एबीसी की बात कीजिए तो एबीसी में जो 90 डिग्री बनाने का काम करता है वो कोण बी करता है। रचना लिख लीजिए, रचना यानी कि बनावट, तो रचना में क्या किया गया है, बी से लंब डाला गया, बी से लंब डाला गया, किस पे, लंब बी डी एसी पर खींचा गया, ठीक है, बी से बी डी लंब खींचा गया, किस पे, एसी पे खींचा गया है। उसके बाद क्या करना है हमें, तो सिद्ध जो करना है उसको लिख लीजिए, सिद्ध करना, ठीक है, सिद्ध करना है कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का आपका एसी है, यानी कि एसी का जो स्क्वायर होगा वो अन्य दो भुजा यानी कि आपका ए बी है और आपका बी सी है, दोनों के वर्गों के योग, जब दिया देखो शेष शेष कर्ण का वर्ग जो होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो शेष जो भुजा बच जाती है यानी कि ए बी और आपकी बी सी, यानी कि ए बी का स्क्वायर होगा अब प्लस में हो जाएगा आपका बी सी का स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। और इसी परिमेय को कहते हैं हम लोग पाइथागोरस परिमेय, क्या बोलते हैं, पाइथागोरस परिमेय कहते हैं। आपसे ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा पाइथागोरस परिमेय को सिद्ध करें तो यही करना है। चलिए प्रमाण लेते हैं और यहाँ से हम लोग बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए करेंगे क्या, इसमें आपको तीन समकोण त्रिभुज दिखेगा, एक ये छोटा वाला, एक ये छोटा वाला और एक पूरा ए बी सी। क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है और जिस जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होगा वो कहलाता है आपका समकोण त्रिभुज। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे ए बी डी, कौन वाला में, ए बी डी, ए बार छोटा वाला त्रिभुज में और टोटल त्रिभुज में, दो बार वर्क करेंगे, एक छोटा त्रिभुज टोटल में, फिर ये छोटे त्रिभुज और टोटल में। तो लिख लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी एवं आपका कर देते हैं त्रिभुज ए बी सी, ये वाला त्रिभुज और ये टोटल त्रिभुज में। अगर हम इसको हम अलग में आपको डायग्राम बना कर समझा दें तो बेहतर होगा, आसान हो जाएगी। जैसे 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 देखिए यहाँ पे आपका ये ए बी सी ये पहले वाला है, और जैसे ही इसको बनाइएगा ना ऐसे, तो यहाँ पे आपको डी लिखना पड़ेगा, चूंकि 90 डिग्री डी बना रहा, तो यहाँ पे ए कर दीजिए, यहाँ पे सी कर दीजिए। तो पहले हम ए बी सी लिखे हुआ देखिएगा, पहले ए बी सी लिख लिए हैं। तो ए बी सी में जो कोण बी होगा वो आपका ए बी, सॉरी यहाँ दोनों जगह एक ही जैसा लिखा गया, तो ए बी डी कर दीजिए, ए बी डी, क्या कर दीजिए, ए बी डी। ए बी डी का जो कोण डी होगा, ए बी डी में जो कोण डी होगा, बाबू ये कोण डी लिखा हुआ है, कोण डी जो होगा वो इसमें कोण बी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, समकोण है, ठीक है। उसका देखिएगा ये वाला एंगल जो है आपका, ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल है, समान है, ठीक है, समान है दोनों। या आप ए को भी कर सकते हैं, वो भी आपका बराबर हो सकता है, खाली बी और डी आपस में बराबर होगा 90 डिग्री को लेकर। तो आप लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए, ये आपका उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ। और आपको पता ही है कि जब जैसे ही दो कोण आपस में बराबर होती है तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाता है, समरूप। इसीलिए आप लिख सकते हैं ए समरूपता कसौटी से क्या होगा आपका, त्रिभुज ए बी डी और समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी। और जैसे ये समरूप होगा तो ये वाला जो कर्ण है इस कर्ण के यानी कि इसके बट्टा में ये वाला, यानी कि पहले हम ए बी डी लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, ए बी डी को, इसीलिए आप लिख सकते हैं ए सी के बट्टा में, ए सी के बट्टा में क्या होगा, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, मिसिंग आपका ए बी, ठीक है। यहाँ पे अगर डी लिखिएगा, अगर आप यहाँ डी लिखिएगा तो चूंकि यहाँ पे डी है आपका, जैसे आप ए बी सी में तो ठीक है, यहाँ डी लिखिएगा अगर आप, तो आपको लिखना पड़ेगा ए और सी, यहाँ ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ से करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ए सी होगा, दोनों में तो कर्ण आपका एक हो नहीं सकता, इसका कर्ण आपका ए बी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ए बी, सॉरी सी क्यों लिख देते हैं, यहाँ पे बी होना होगा, यहाँ पे बी होगा, ठीक है, बी होगा यहाँ पे, ठीक है।
तो कर्ण जो होगा वो आपका यहाँ पे ए बी है, क्या आपका ए बी है, यहाँ कर्ण आपका ए सी। तो क्या देखिए ए बी डी की बात हो रही है, तो बी होगा, बस डी सी ये वाला लिखा गया था, ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ ले लीजिए आपका लंब ए डी, बटा हो जाएगा आपका ए बी, क्या हो जाएगा आपका ए बी, क्रॉस गुना कर लो, तो ए बी को ए बी से गुना करोगे तो ए बी का स्क्वायर होगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका ए सी गुना में हो जाएगा आपका ए डी, एक क्वेश्चन में कर लेंगे इसको 1। फिर इसी तरह से करेंगे बात हम लोग किसमें, छोटा वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज में, और टोटल में छोटा वाला त्रिभुज को बनाइएगा, अगर हम ऐसे बना देंगे तो यहाँ लिखिएगा डी, तो यहाँ करना पड़ेगा एक जगह बी, एक जगह करना पड़ेगा आपको सी, क्योंकि ए नहीं लेना पड़ेगा, ये इस त्रिभुज की बात करेंगे, और टोटल की बात करेंगे, टोटल तो यहाँ बनाए हुए। तो त्रिभुज लिखिएगा ए क्यों लिख दिया हम यहाँ फिर से, बी सी डी में, है ना, और किससे बात करेंगे हम, ए बी सी में, ए बी सी में। तो इसी तरह से हम लोग समरूप करेंगे, तो यहाँ भी डी जो है ना वो किसके बराबर होगा, कोण बी के बराबर होगा, तो लिख सकते हैं कोण डी बराबर कोण बी, ये हो जाएगा 90 डिग्री, और दोनों में कुछ समरूप मिल जाएगा, कोण सी मिल जाएगा दोनों में, तो लिख सकते हैं कोण सी बराबर में कोण सी, जिसको हम लोग कहेंगे उभयनिष्ठ, क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ कहेंगे, ठीक है। पूरा देखिएगा, हम आपको बिल्कुल आसानी से सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए और एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं हो, और आसानी से आप बना पाइएगा वहां पे। इसीलिए कहा गया आपको ए समरूपता से क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज जो है बी सी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज आपका ए बी सी। अब जैसे दोनों समरूप हो जाएगा तो इसके कर्ण का आपका बी सी है, ये इसके बट्टा में चला जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे कहा बी सी के बट्टा में होगा आपका ए सी, और बराबर का होगा यहाँ पे, तो देखिए इसमें लीजिए आपका आधार, तो यहाँ आधार क्या आपका बी सी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कीजिएगा, पहले इसको ना लेते हैं हम लोग, तो यहाँ ले लेंगे हम यहाँ पे क्या, तो आपका हो जाएगा बी डी, कितना होगा आपका, सॉरी ये वाला ले लीजिएगा डी सी, डी सी अब बटा में इसका ले लीजिएगा आप आधार बी सी, ठीक है, अब कोना का निगुना करोगे तो बी का हो जाएगा आपका बी सी का स्क्वायर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, अब बराबर हो जाएगा, दोनों गुना करोगे तो ए सी गुना में हो जाएगा आपका डी सी, इक्वेशन में कितना होगा आपका 2। अब जोड़ दीजिए समीकरण 1 का समीकरण 2 को, समीकरण 1 प्लस में समीकरण 2, समीकरण 1 आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ए बी का स्क्वायर, तो लिख लीजिए ए बी का स्क्वायर प्लस, यहाँ दिख रहा है आपको समीकरण 2 में बी सी का स्क्वायर, अब बराबर समीकरण 1 में देख लीजिए क्या लिखा हुआ, ए सी गुना ए डी, ए सी गुना ए डी, अब प्लस यहाँ हो जाएगा आपका ए सी, ये वाला ए सी गुना डी सी। अब देखिए यहाँ पे ऐसे लिखिए ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, अब बराबर दोनों में कॉमन है ए सी, तो बिल्कुल कॉमन ए सी है, तो यहाँ बच जाएगा आपका ए डी प्लस में बच जाएगा आपका डी सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, तो ये जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पे ए बी का स्क्वायर, यहाँ कर देते हैं क्या, यहाँ कर देते हैं, तो आपका क्या है, आपका देखिएगा ए बी का स्क्वायर, देखिए आपको दिखाई देना चाहिए तो वो समझ में आ जाएगा अच्छे से, देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस में क्या आपका बी सी का स्क्वायर, आप बराबर में क्या लिखा हुआ ए सी, अब गुना, क्योंकि यहाँ पे गुना है, और ये यहाँ पे ए डी प्लस में डी सी, देखिए ए डी प्लस में डी सी, मतलब क्या ए से लेके सी तक, तो आप इसको जो है ना ए सी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ए सी, गुना कर लो तो ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, बराबर का होगा आपका ए सी का स्क्वायर, ये हिलाना था, या में इसको ऐसे लिख सकते हो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, इसको पैक कर दीजिए, यही हो जाएगा आपका प्रूव्ड, चूंकि यही लाना था, ठीक है। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में देख लीजिए मिला के आपका आंसर जो आया है वो असिद्ध करने वाला, दोनों एक ही है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लाना, देखिए ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर निकल के आ गया, इसी को कहते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इतना क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी इसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, और आपके एग्जाम में बिल्कुल रहेगा ही रहेगा, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा जरूर, एग्जाम से पहले तक 17 फरवरी को आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम होगा, सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए आज के क्लास का तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे तीसरा में देखिएगा आपका कहा गया सिद्ध करेंगे, करना है, हमें सिद्ध करना है, इसको सॉल्व करना, ये लाना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 नंबर वाले पूछ भी लेता है, 2019 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, 5 नंबर में, 2 नंबर वाले में दे सकता है, लेकिन आपको आना चाहिए, चाहे वो 2 नंबर में रहे या 5 नंबर में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं सबसे पहले LHS से, किससे, LHS से, ठीक है।
LHS से, ठीक है। क्या आपका देख लीजिए, साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यू थीटा बटा में आपका है 2 कॉस क्यू थीटा। देखिए क्वेश्चन देखने से बहुत बड़ा लगता है, देखिएगा ज़्यादा नहीं, दो चार पंक्ति में आपका बन जाएगा। अब देखिए करेंगे क्या, लाना हमें 3 है तो पता दिखाई पड़ ही रहा। देखिए तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में कॉमन साइन है। क्या है कॉमन, साइन। साइन कॉमन ले लीजिए, साइन से कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 1। क्या बचेगा 1। अब माइनस ये क्या बचेगा आपका 2 साइन स्क्वायर बच जाएगा। क्या बचेगा स्क्वायर, मतलब क्यू मतलब 3 बार, एक बार तो बाहर आ गया, क्यू बच गया। दोनों में क्या कॉमन, दोनों में कॉस कॉमन, कॉस ले लीजिए कॉमन। यहाँ क्या बच जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर बच जाएगा, चूंकि यहाँ भी क्यू है। अब माइनस में यहाँ क्या बच जाएगा आपका 1। अब करना क्या है ना, देखिए यही साइन और कॉस दे के जाएगा हमें 10। क्या दे के जाएगा 10। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको कहीं ना कहीं कटिंग होना चाहिए। ऐसे आप यहाँ पे काट नहीं सकते हैं, क्योंकि 1 1 ये प्लस में माइनस में ये साइन है, ये कॉस से कटेगा नहीं। अब क्या करेंगे, ये जो 1 दिख रहा है ना और ये 1 जो दिख रहा है उसका फॉर्मूला लगा देंगे। यानी कि 1 किसका फॉर्मूला होता है, तो 1 तो कई का फॉर्मूला होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे साइन है और कॉस है, तो साइन कॉस में ये फॉर्मूला होता है स्क्वायर में 1 का, वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जैसे ऊपर में लिखा हुआ है साइन, साइन लिख दिए। और इसको जो है ना 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। चूंकि फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1, तो 1 की जगह पे तो इसको लिख सकते हैं। और यही क्यों लिखेंगे, चूंकि आगे का जो है ना वो साइन है और ये कॉस है, तो उसी के टर्म में लिखेंगे तभी वो कटेगा। आगे का लिखा हुआ माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने कहा कि यहाँ पे ये जो लिखा है वो 1 की जगह पे लिखा है। अब बटा है तो बटा कर दीजिए, कॉस का कॉस लिख दीजिए, और यहाँ भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और देखिए माइनस, और ये 1 की जगह पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ऐसे लिख दीजिएगा तो माइनस साइन पर लीजिएगा, माइनस साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर, इसलिए इसको हम लोग एक अलग से ब्रैकेट करेंगे, ठीक है। एक अलग से ब्रैकेट करके लिखेंगे, यानी कि ये जो पूरा वैल्यू होता है वो 1 का वैल्यू होता है, ठीक है। ब्रैकेट नहीं, ये मतलब माइनस नहीं। अब देखिए क्या करने वाले हैं, यहाँ पे साइन जैसे है वैसे साइन लिख दीजिए। और देखिए यहाँ पे एक साइन स्क्वायर प्लस में है, 2 साइन स्क्वायर माइनस में है। जैसे इसको इसमें से घटाइएगा तो माइनस में आपका साइन स्क्वायर बचेगा, एक साइन स्क्वायर, प्लस में कितना आपका कॉस स्क्वायर है बटा ये क्या आपका देखिए तो कॉस पहले से है। और देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे ये वाला माइनस से जैसे दोनों में गुना कीजिएगा तो ये साइन स्क्वायर भी माइनस में हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर भी माइनस में हो जाएगा, जिस कारण से क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर में से ये वाला कॉस स्क्वायर का होगा जुड़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा इस माइनस के कारण, तब बचेगा आपका कॉस स्क्वायर, एक कॉस स्क्वायर। और यहाँ साइन किस में है, तो माइनस में है आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वाला आपका कट जाएगा, कैसे कट जाएगा देखिए, ये भी माइनस में साइन स्क्वायर है, ये माइनस में साइन स्क्वायर है, ये प्लस में कॉस स्क्वायर है, प्लस में कॉस कट गया, बच कितना रहा आपका साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस दैट मीन्स 10। इसीलिए क्या कर देंगे यहाँ पे LHS बराबर में RHS कर देंगे और कर देंगे इसी का प्रूव्ड। और यही हो गया आपका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन आपका निकल गया। इतना कंप्लीट होगा तो इसका स्क्रीनशॉट जिनको लेना हो स्क्रीनशॉट का लेना, हम आपको PDF तो उपलब्ध कर ही देंगे, ठीक है। बस आपको समझना है यहाँ पे और सॉल्व भी करना है, आंसर बताते रहना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, जो कि 4 ही क्वेश्चन आज की क्लास में लेके आए हम। चूंकि अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, फिर भी एग्जाम का समय है, आपकी परीक्षा का समय है, तो क्लास तो लगातार आना बनता है। तो किसी तरह से एडजस्ट करके हम क्लास आज क्या करा रहे हैं आपको, क्योंकि ऑफलाइन वाले क्लास में भी आज हम छुट्टी पे थे, क्योंकि तबीयत अभी थोड़ा खराब चल रही है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा आज की क्लास का चौथा नंबर क्वेश्चन, कहा गया 3 लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग 110, यानी कि 3 लगातार संख्या को स्क्वायर करेंगे फिर जोड़ेंगे तो आपका 110 पूरेगा। तो वो तीनों संख्या क्या होगी ना वो निकालनी, बहुत ही सिंपल, ऐसे कोई डायग्राम नहीं बनता। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब पहले मान लेंगे, ऐसे क्वेश्चन ये मानना पड़ेगा, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, मान लेते हैं ऐसा हम यहाँ पे, माना कि पहली प्राकृत संख्या इक्वल में x। अब ये बताइए अगर हम पहला संख्या कह दे आपको 5, तो इसके बाद वाली संख्या क्या होगी 6 होगी। तो क्या कि हम 5 में 1 जोड़ दिए, इसीलिए आपकी जो दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी, वो आपकी x + 1 हो जाएगी। समझ में आ गया आपको कैसे 1 कर दें, चूंकि लगातार रहेगा तो पहला के बाद जो दूसरी संख्या आएगी उसे 1 जोड़ेंगे।
अब तीन यहाँ पर कितने हैं, बात 3 अंकों की बात हो रही है। तीसरी भी संख्या लिखेंगे, तीसरी जो प्राकृत संख्या होगी वो क्या करेंगे, पहला में 2 ऐड करेंगे। कितना ऐड, 2। कैसे, तो देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये आंसर से इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम एक कहें कि पहली संख्या मान लेते हैं कितना, 5। कितना मान लेते हैं, 5। इसके बाद क्या आएगी, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, 6 आ जाएगी। अब इसमें अब इसके बाद क्या आएगी, तो इसमें कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तब ना आपको 7 आएगी। देखिए तो लगातार संख्या हुआ 5 6 7, तो इससे ये कितना, एक ज्यादा है, और इससे ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। वही बात यहाँ पे की है, ठीक है। इसका आंसर से कोई लेना देना अभी नहीं है। तो प्रश्न में आते हैं, तो प्रश्न से, अब प्रश्न बोला गया इन तीनों के वर्गों का योग, किसका, वर्गों का योग कितना, 110 है। तो देखिए पहली संख्या का वर्ग योग, दूसरी संख्या कितनी है, x+1, इसका योग मतलब स्क्वायर, फिर सॉरी वर्ग हो गया, फिर योग। तीसरी संख्या कितनी है, उसका वर्ग स्क्वायर और उसका वर्ग कर दिए, कितना है, 110 है। पहली संख्या का वर्ग योग, फिर दूसरी संख्या का वर्ग, फिर योग, तीसरी संख्या का वर्ग, कुल में कितना बोला गया, 110 बोला गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ करना पड़ेगा आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, प्लस में 2ab करेंगे तो कितना होगा आपका, 2x हो जाएगा, चूंकि 2ab गुना करोगे तो फिर 2x होगा। प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, और प्लस 2ab करेंगे तो 2 दूना 4x हो जाएगा, इक्वल। इसको भी इसी पर ले आते हैं क्या, अब चलो उसी पर आते हैं तो अगले स्टेप में ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बारी बारी से। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला कहाँ कहाँ पर, 3 जगह, यहाँ यहाँ यहाँ, तीनों जोड़ में जोड़ दीजिए, एक एक्स स्क्वायर, एक कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका, 3x स्क्वायर हो जाएगा। एक्स वाला कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो 2x और 4x कितना होगा आपका, प्लस में 6x हो जाएगा। गिनती वाला कहाँ कहाँ पे है, तो 1 यहाँ है और 4 यहाँ है, तो कितना होगा आपका, 5। उस पार जो दिख रहा है ना उसको भी ले आते हैं, इसी पार हो जाएगा माइनस में 110, क्योंकि प्लस में है तो उस पार इस पार एक बार माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 3x स्क्वायर, अब प्लस में कितना रहेगा, 6x, अब 5 में से 110 घटाइएगा तो माइनस में 105 बचेगा, बराबर में रहेगा 0। अब देखिएगा तीनों में जो है ना आपका 3 से भाग लगता है तीनों में, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉमन। कॉमन ले लीजिएगा तो आपको अगला स्टेप जो है ना वो छोटा हो जाएगा और आसानी से गुना भाग कर लीजिएगा। 3 कॉमन ले ही लेते हैं हम लोग, 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो आपका बच जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 3 दूना 6, 2x माइनस 3 से भाग किया, 3 3 9, 35 हो जाएगा यहाँ पे 0। अगर 3 से इन तीनों को गुना करेंगे ना तो बस ऊपर वाला स्टेप आने वाला है। तो यहाँ 3 कॉमन लिए, गुना नहीं करेंगे, 3 को 0 के पास भेज देंगे तो ये पूरा बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, प्लस में आपको बचा 2x माइनस 35 बराबर हो जाएगा 0/3 मतलब कितना, 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है, यानी कि x का वैल्यू निकालने का दो तीन तरीका, एक पूर्ण वर्ग है, एक द्विघात समीकरण से है, गुणनखंड से, जैसे निकालना है निकाल सकते हैं। तो देखिए 7 5 कितना होता, गुना करेंगे 7 5 35 हो जाएगा, 7 5 35, और 7 में से जब 5 घटाएंगे तो प्लस में 2 भी बच जाएगा, यानी कि पहला बार तीसरा पे भी ले चलते हैं इसको, एक्स स्क्वायर। इस 2x को क्या लिखने वाले हैं, 7x माइनस में 5x। ठीक है, 7x में से 5x घटाइएगा, प्लस में 2x बचेगा, गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस 7 5 35, और x को x से गुना करने पे एक्स स्क्वायर पूरा जा रहा है। ऐसे कर दिए, दिक्कत होगा ए बी सी कर लीजिएगा, डी का वैल्यू निकाल के एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा। कॉमन लीजिए यहाँ से, एक्स कॉमन होगा, एक्स प्लस 7 बचेगा, यहाँ माइनस 5 कॉमन होगा यहाँ पे, तो एक्स माइनस माइनस प्लस 5 7 35 बराबर 0 हो जाएगा ये। अब यहाँ से x प्लस 7 ब्रैकेट के अंदर वाला, चूंकि एक जैसा आता है, पूरा हम क्लास आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा चैप्टर करा चुके हैं क्लास, तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो x प्लस में 7 बराबर 0 भी हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 5 बराबर कितना होगा आपका, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 7 निकलेगा, और यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे तो 5 निकलेगा। ऐसे कंडीशन में हमेशा काता क्वेश्चन में ये है धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक मतलब प्लस वाला लीजिएगा। हम आपको एग्जाम्पल बता रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे आंसर वही आ रहा है। पहले कहते थे कि एग्जाम्पल से क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है, हम कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते थे 3 2, लेकिन 5 ही लिए थे। 5 वहाँ पे मेरे मन में आया कि 5 ले लेते हैं, 5 ले लिया, संजोग है कि आंसर 5 ही आ गया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पहली संख्या, तो पहली संख्या मेरी क्या थी, x थी, तो x का वैल्यू कितना है, 5 लीजिएगा, धनात्मक पूर्णांक। दूसरी संख्या मेरी क्या थी, तो हम पहला में क्या किए थे, x प्लस 1, x मतलब 5, तो 5 प्लस 1 यानी कितना, 6 हो जाएगा। तीसरी संख्या क्या थी मेरी, तो तीसरी संख्या थी x प्लस में 2, x का वैल्यू 5, उसमें 2 जोड़ेंगे, मैंने 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 7। ऐसे कर दीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा।
अगर कोई डाउट हो तो करके दिखला देते हैं आपको। पहली संख्या का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 होगा, दूसरी संख्या का स्क्वायर कीजिएगा 36 होगा, तीसरी संख्या का स्क्वायर कीजिएगा 49 होगा। जोड़ने पे 110 बोला गया था, देखिए आता कि नहीं आता। 9 6 6 5 11 6 5 5 6 11 9 कितना होगा 20, 20 के जीरो हासिल करना 2 2 2 4 4 3 7 और 7 4 11। देखिए 110 पूरा कि नहीं पूरा, यानी कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जो 4 क्वेश्चन बताया गया, चारों क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा सब स्टूडेंट, और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ, यानी कि नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।